बिना अनुवाद का यह संभव नहीं है। भाषा भी आएगा तभी आप अनुवाद करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। जब तक भाषा नहीं आएगा तुलना करना संभव नहीं है। उसके उपरांत शैली, लेखन शैली बद्धता कब होगी? जब आपके अंतर्गत भाषा का जो सामग्री है अथाह समुद्र की तरह लबालब भरा हुआ है। उसके उपरांत कोश विज्ञान के अंतर्गत कई कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो बड़ा क्लिष्ट होते हैं, जो हूबहू अन्य भाषा से, अन्य भाषाई से हमारे यहाँ जाकर स्थापित हो गया है। अब उस संदर्भ में आपको कोश विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको देखेंगे तो अनुवाद ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और सिद्ध कारगर साबित होगी। बहरहाल हम लोग विषय वस्तु पर बढ़ते हैं, समय भी बहुत कम है और विशाल काय आपका यह जो विषय बना हुआ, सिलेबस बना हुआ है, सामग्री बनी हुई है और इसको संक्षिप्त करना बड़ा जटिल कार्य हो जाता है। फिर भी अमूमन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को वो मैं संदेश दे पाए जो हम देना चाहते हैं इसके अंतर्गत। चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाषा विज्ञान और अनुवाद के संदर्भ में कि भाषा विज्ञान और अनुवाद क्या है या अनुवाद से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में। तात्पर्य से यह है वास्तव क्या है, अनुवाद जो है वास्तव में क्या है। अनुवाद हम साधारण या सरल शब्दों में कहते हैं कि जो भाषा उड़िया में कही गई है वही हूबहू भाषा अगर हम गूगल के माध्यम से करें या इंटरनेट या एक ब्राउजर के माध्यम से करें तो हूबहू वो अनुवाद, शायद वो मशीनीकरण अनुवाद हो भी जाए लेकिन वो भाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा। उसी को हम अनुवाद कहते हैं। हम एक सरल भाषा में कहें, अगर हम यूं कहें कि एक भाषा को द्विभाषा में परिवर्तन करने को हम अनुवाद कहते हैं, तो ये भी साधारण भाषा में आ जाएगा। अगर हम दूसरी सरलता की ओर बढ़ रहे हैं तो देखें कि अनुवाद जो भाव, हम मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं कि भारत के दिल्ली राज्य में हम अध्ययन करने जाते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज के जिले के हम एक छात्र हैं या विद्यार्थी हैं या एक वर्कर हैं और हम दिल्ली में कहीं किसी कोने में किसी जगह स्थान पर मिल जाते हैं एक व्यक्ति उड़ीसा के या मयूरभंज के, तो अलग बात है। लेकिन अगर उड़ीसा के से मिल जाते हैं, अच्छा वो हमारे राज्य का है, और नजदीक क्या बढ़ानी हो तो उनसे पूछा जाएगा कि आप किस स्थान पे, स्थान का नाम क्या है। अगर वो मयूरभंज के किसी भी जिला के किसी कोने से भी हो, आप उसी कोने से हो उसी जिला के अंतर्गत, तो आपको वो लगेगा कि ये अपना भाई मिल गया या अपना दोस्त मिल गया या अपना घर वाला मिल गया, ऐसा महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर वही जिला स्तर पर आप आते हैं तो फिर कस्बा, शहर का मूल्यांकन किया जाएगा कि शहर, तो वो जो बात करने का जो लहजा होगा आपके, जो जिसको कहते हैं मातृभाषा, वो अपने आप आंतरिक पक्ष से बाहर आने लगता है। वही भाव पक्ष जो अनुवाद होता है, जो गूगल के माध्यम से आप करते हैं या जनसंचार के माध्यम से करते हैं, जिसको मशीनी अनुवाद भी आप कह सकते हैं, ये सरल भाषा में, मैं अभी अनुवाद पे आपका विषय वस्तु पे नहीं आ रहा हूं, सिर्फ सरल भाषा में मैं बात कर रहा हूं। वहां पे जब आप बात को रखते हैं तो वहां पे भी क्या हो जाएगा कि वो भाव आत्म जो मातृभाषा है वो ऑटोमेटिक जो है क्या आंतरिक पक्ष से आने लगता है, उभर कर एक परत दर परत खुलने लगता है। वो लगेगा कि मेरा सगा वाला बाहर में मिल गया, यूं हम कहेंगे। उसी तरह अगर हम भौगोलिक स्तर पर या विश्व स्तर पर देखें तो हम मान लीजिए उदाहरण के लिए विदेश में कहीं हैं, अब भारत का किसी कोने किसी राज्य का व्यक्ति मिल जाता है, अरे वो मेरा सगा है, संबंधी मिल गया मेरा एक, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी
महजब या किसी भी धर्म इत्यादि से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो भाव ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने अंतर के भावनाएं फूटने लगती। वो भावनाएं अनुवाद अगर हू बहू हिंदी भाषा या उड़िया भाषा या बांग्ला भाषा का हू बहू अगर वो भाव उत्पन्न कर पाए तो बहुत ही सार्वभौमिक या गंभीर अनुवाद कहा जाएगा। लेकिन वह अनुवाद आज भी हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विदेशी साहित्य को अपने अंतर्गत आकर हिंदी भाषा का, बांग्ला भाषा का वो रूप प्रदान दिया। हरिवंश राय बच्चन जी ने काव्य पाठ में बहुत ही सरल और सुदृढ़ शब्दों का चयन करके उन्होंने अनुवाद किया। ऐसे बहुत सारे हिंदी के साहित्यकार हैं जो अन्य साहित्य से प्रेरित होकर हमारे हिंदी, हमारे उड़िया, हमारे अन्य भाषाओं में जो हमारे भाषाओं हमारे लगी हुई है संविधान के अनुसार, उसमें उन्होंने अनुवाद करने का काम किया। और दिन प्रतिदिन भारत सरकार की जो रिसर्च आयोग है यूजीसी, जिसके अंतर्गत हम सब भी जुड़े हैं, और वहां पे भी गठन किया गया अनुवाद का कार्यक्रम जारी है। बहरहाल इस पे हम बातचीत करेंगे। तो अनुवाद से तात्पर्य क्या है, इस पर हम बातचीत करते हैं। अनुवाद क्या है, वास्तव में है क्या? तो आप ये कहेंगे कि जो एक भाषा में कही हुई बात दूसरी भाषा में कहना, जी हाँ, ये बात सही है। लेकिन उसको बहुत ही सूक्ष्मता से उसका सरलीकृत करना या वही रूप प्रदान करना या वही भाव उत्पन्न करना, वही आंतरिक पक्ष को जागृत करना हमारे सामने रखते हैं, तो क्या उसे आज अनुवाद से जाना जा सकता है या माना जा सकता है? यूं हम कह दिए, लेकिन मूलतः ये होता है कि शब्द का अर्थ क्या था। वही बात जो हमने आपको पुनः इससे पूर्व कहा, उस अर्थ क्या है शब्द का। जैसे उदाहरण के लिए एक हम कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सब्जी का नाम ले लेते हैं, कोई भी सब्जी का नाम, तो हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं। जैसे उड़ीसा में कोहड़ा को कुछ और बोलते हैं, बिहार झारखंड में कुछ और बोलते हैं, वहीं पे दिल्ली साइड में उसको सीताफल बोलते हैं, और इस तरह से अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो क्या वो भाव उत्पन्न हो पा रहा है क्या? अगर मान लीजिए उड़िया साहित्यकार ने अगर उस भाषा का प्रयोग किया और मान लीजिए उड़िया इतर राजभाषाई जो हैं अगर वो भाषा का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भाव उत्पन्न हो पा रहा है क्या? तो वही यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या है। बहरहाल इस बात को समझना बहुत सरल भी है, इस बात को ध्यान देने योग्य भी है। वह शब्द संस्कृत भाषा का है। अनु का अर्थ है पीछे चलना और वाद का अर्थ है बोलना, यानी अनुवाद। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में इसका अर्थ दिया गया है प्राप्तस्य पुनः कथने, यानी पहले कहे गए को फिर से कहना, यानी किसी ने कह दिया है। अनुवाद में एक चीज खासियत भी है कि अनुवाद में आपको जैसे एक नया फ्रेश विषय लेते हैं या किसी टॉपिक पर आप लेखन का काम कर रहे हैं, आप राइटर हैं, लेखक हैं या विद्यार्थी हैं, तो आप अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो किसी का पुस्तक के द्वारा ही आप रिसर्च करेंगे। लेकिन आप रचनाकार हैं तो आपको एक फ्रेश एक विषय होना चाहिए। विषय उसके अंतर्गत आप क्या क्या रख रहे हैं, कथा रख रहे हैं तो कथा में कितने पात्रों को रख रहे हैं, क्या क्या दर्शा रहे हैं, पात्रों से क्या क्या कार्य करवा रहे हैं, पात्र को जीवित करवा रहे हैं कि अंत तक प्रेमचंद की तरह क्या करवा रहे हैं, सिर्फ समस्या को लाके रख दे रहे हैं समाज के सामने, जैसे प्रेमचंद जी ने किया है, समस्या को रख दिया, उसके बाद का निदान दूसरे लेखकों ने किया है, समस्या को रख दिया कि हाँ ये हमारे भारत के मूलवासियों के साथ ये समस्या है या भारत के लोगों के साथ समस्याएं हैं। गोदान में अंतिम गोदान में भी उन्होंने कहा है या लिख दिया है। बहरहाल और दो पीढ़ियों को लड़ाने का काम भी किया है। ये दो लड़ाने का तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि बाहुबली लड़ाई,
लाने का तात्पर्य है कि एक पुरानी पीढ़ी एक नई पीढ़ी क्या सोचती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे आज की पीढ़ी और एक पुरानी पीढ़ी एक दूसरे का तालमेल नहीं खाती है। आप बुजुर्ग लोग से बात कर लीजिए और युवा पीढ़ी से बात कर लीजिए, कतई उनका विचार नहीं एक साथ सहयोग हो पाता है। लेकिन उन्होंने उस टाइम में करवाने का प्रयास किया है, जिसको लिव इन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, जहां कोर्ट ने कुछ दिन पहले इसका स्वीकृति प्रदान दिया। ईवीएस का अगर आप हो गए हैं लड़का लड़की तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह, जिसके बारे में हम उस समय 1936 में प्रेमचंद जी कह के चले गए, दिखा के भी चले गए। बहरहाल, तो कहने का साथ यह है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे अनुवाद का या फिर से कहने का, दोहराने का, तो अनुवाद के अंतर्गत जो है, अनुवाद हम किसी लेखक के द्वारा किया गया उसी को हम दोहराते हैं, उसमें हमको चिंता की बात नहीं रहती है। जो बस उसमें भाव आना चाहिए, उसमें भाषा आनी चाहिए, उसमें शब्दार्थ आना चाहिए, उसमें वर्ण प्रयोग आना चाहिए, उसमें शैली का चयन अच्छा होना चाहिए, उसमें कोश विज्ञान का अच्छा ये नहीं चाहिए। कारण क्या है? सिर्फ भाव उत्पन्न होना चाहिए। वो हम मूल भाव दे पा रहे हैं क्या? जो अन्य भाषा में है वही मूल भाव हम स्थापित कर पा रहे हैं क्या? अगर अनुवाद के अंतर्गत कर पा रहे हैं तो सबसे सार्थक अनुवाद आप कहलाएंगे। कुछ कई बार इसके पूर्व मैंने कक्षाओं में कहा भी है कि जब एक व्यक्ति मौलिक रचना से बेहतर अनुवाद में रचना कर जाता, अनुवादित कर जाता है। कई बार हुआ है, कई दफाएं ऐसी हुई है साहित्य के अंतर्गत। तो कई बार अनुवाद पढ़कर आपको ज्यादा गंभीरतापन मिलेगा आपको साहित्य के अंतर्गत, लेकिन कई बार मौलिक अध्ययन करने के उपरांत भी वो आपको समझ से परे रहेगा। बहरहाल, तो इसका सही यानी कि पहले कहे गए को फिर से कहना। उसके बाद और है ज्ञातस्य प्रतिपादे, यानी ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना, अर्थात पहले कही हुई किसी बात को समझकर अगर आप पुनः प्रस्तुत करते हैं तो वह अनुवर्ती कथन या अनुवाद है। पुनः कथन मूल कथन की ही भाषा में हो सकता है। शर्त यही है कि मूल कथन और पुनः कथन के अर्थ में कोई अंतर ना आए। इसका भी ध्यान अनुवादक को रखना पड़ेगा। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के प्राय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ट्रांसलेशन शब्द का भी प्राथमिक अर्थ है स्थानांतरण, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। विस्तृत अर्थ में अगर लिया जाए तो कहीं पहले से कही हुई बात दूसरों शब्दों में पुनः कथन ही अनुवाद है, चाहे वह समभाषिक हो या अन्य भाषिक, यानी कि चाहे वो भाषा को आप जानते हो या न जानते हो, उसे आपको अनुवाद करना पड़ेगा हूबहू। जो भाषा में लिखा गया है उसके जगह पे आप अलग से अपनी भावना, अगर अध्ययन करने के दौरान अगर आपकी भावनाएं प्रफुल्लित हो जाती है तो आप शैली विज्ञान से अलग हो जाते हैं, शैली लेखन से इतर हो जाते हैं। अपनी भावनाओं को आप नहीं जोड़ सकते वहां पे अनुवाद कर रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके उपरांत अनुवाद को सामान्यतः द्वैभाषिक व्यापार ही माना जाता है। अनेक परिभाषाओं में यह स्पष्ट हो चुका है, साफ साफ तौर पर हो चुका है कि जब एक अनुवादक या एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री से को समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा स्थापित करना ही अनुवाद है। उसी तरह एक जेसी कैटफोर्ड हैं, उनके अनुसार एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों की अन्य भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या है।
यानी हमने उससे पहले पूर्व जो कहा कि एक भाषा को दूसरे भाषा में भाव रूप प्रदान करना, भाषिक रूप प्रदान करना, लेकिन भाषिक रूप क्या वो मूल भाव दे पा रहा है? सबसे बड़ी समस्या अनुवादक के साथ प्रश्न चिन्ह यहीं पे लगता है। आखिर क्यों, कैसे? जब तक दो भाषाओं का ज्ञान आपके अंदर या आपके मस्तिष्क में भूमिका ना बनाती हो, तब तक वह भाषा का मूल रूप नहीं दे पाएंगे। ये अनुवाद यानी इनके अनुसार है। बहरहाल उसके उपरांत रोमन याकोबसन के अनुसार मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया है, जिसे संदेश की यह समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम और स्वाभाविक होती है। यानी कि ई.ए. नायडा द्वारा आर टेबर के अनुसार, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा इसके लिए खेद करता हूं। हाँ, ई.ए. नायडा तथा आर टेबर के अनुसार पहले किसी भाषा में लिखी या कही गई बात को पीछे किसी अन्य भाषा में कहना या लिखना अनुवाद है। मुख्यतः आप मोटा मोटा तौर पर जब आप ये पाश्चात्य के एक दो गो रचनाकारों का अनुवाद की परिभाषा को ध्यान में रख लें, उसके उपरांत हम बात करेंगे भारतीयों का। ये भारतीय विद्वान क्या कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को सर्वप्रथम यहाँ ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है हमारे यहाँ। उन्हीं के अनुसार कुछ ले लेते हैं। एक भाषा में व्यंजित संदेश को, व्यंजित, जब व्याकरण की बात करें उसमें व्यंजित यानी कि सामूहिक समूह में शब्दों का पूरा समुद्र की तरह गठन होना, यानी शब्द वहां पे लबालब भरे हुए, एक से एक शब्द, जिसको आप भाव रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक भाषा में व्यंजित संदेश को दूसरी भाषा में पुनः कहना। उसके उपरांत उससे पहले पूर्व देखते हैं, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव सम्मान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। ये एक डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन लोगों ने अपने अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार यह परिभाषित भाषा जो है प्रस्तुत किया है, उन्होंने अपने अनुसार बनाया। अब इन परिभाषाओं के विश्लेषण का आकलन करें तो आप देखेंगे कि पाठ के अंत में दिए गए ग्रंथ संदर्भ जो है उसका अध्ययन करना है। उनका कुछ जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख मात्र कुछ देखने को मिलेगा आपको। जैसे परिभाषा के उभर कर सामने आती है जो देखने को मिलेगा कि भाषा एक क्या है, भाषिक प्रक्रिया है। ये महत्वपूर्ण कड़ी है जो आप उसको अंडरलाइन कर लें या फिर लिखित तौर पर लिख सकते हैं या उसको ध्यान में रखेंगे। कौन से पेज पर है ये आपका 59। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषिक प्रक्रिया का मतलब जो हम वाक्य कह रहे हैं, एक लाइन बता रहे हैं या शब्दों का चयन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जी जी, इग्नू की बुक है, पुस्तक है, बिल्कुल इग्नू की पुस्तक है और कुछ सामग्री है हमारे पास, बिल्कुल। और कुछ गुरुजनों के द्वारा और कुछ अध्ययन के दौरान जो हमने किया उसकी, जी जी जी। चलिए उसके उपरांत बात करते हैं कि सामान्यतः यह दो भाषाओं के बीच का एक ऐसा संबंध है, यानी कि दो भाषाओं के बीच ऐसा संबंध, मतलब जो हम भाव की बात कर रहे थे, भाव, कला पक्ष, शैली, साहित्य पक्ष, दोनों की बात कर रहे हैं। उसका ये भी ध्यान रखना है कि साहित्य का भी ध्यान रखना है।
साहित्य का ये नहीं कि साहित्य लेखन अनुवाद कर रहे हैं साहित्य की पुस्तक से, तो लिखते लिखते हम शैली का भटकाव कर जाए, भाषा का भटकाव कर जाए। क्योंकि आपको साहित्य में बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिसमें आपको बहुत सारे भाषा ऐसे मिलेंगे जो हूबहू हम उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो कहना, उच्चारण करना हमें कहना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हम परंपराओं की हम बात करें तो भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो शिष्यों के समक्ष या विद्यार्थियों के समक्ष या कक्षाओं में किस तरह से उन भाषाओं से बचना है, इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बहरहाल, उसके उपरांत जिसमें एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति बात को दूसरी भाषा के शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यानी वही जो हमने बात रखी। उसके उपरांत इस तरह से और भी है, प्रक्रिया में भाषा में अंतरण आता है, प्रक्रिया के दौरान भाषा में अंतर भी आता है, यानी अंतरण। उसके उपरांत एक और अंत में है, अंत में नहीं, एक दो और है, जिसमें कि कथ्य शैली यानी अभिव्यक्ति, बात करने का लहजा जिस तरह से साहित्य में है, साहित्य का भी ध्यान रखना जैसा कि आपको मैंने बताया। संप्रेषण संभव, संप्रेषण बातों का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का चयन नहीं करना है, अन्यथा वह फिर सिर्फ साहित्यिक लोग, जैसे प्रेमचंद जी ने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन अगर वही अध्ययन अध्यापन के दौरान शुद्ध हिंदी के दौरान अगर आप आते हैं तो बड़ा क्लिष्ट शब्द लगने लगता है। जैसे विज्ञापित या विज्ञापन के अंतर्गत आप देखेंगे जो हिंदी में नौकरी के वैकेंसियां या नोटिस या फिर जो आता है, सूचनाएं जो आती है सरकार के द्वारा, तो उसमें आप हिंदी में या फिर अन्य भाषाओं में जो साहित्यिक पर्ची जो निकलती है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, उसमें बहुत भारी भरकम कृतियां होती हैं, यानी कि क्लिष्ट होता है, समझ से परे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह शुद्ध हिंदी के अंतर्गत लेखन किया गया रहता है। जैसे आपको प्रयोजन मूलक पुस्तक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे सूचियां मिल जाएगी, आप अध्ययन करेंगे तो मिल जाएगा आपको। बहरहाल, उसके उपरांत है यथासंभव सहज, यानी कि जितना हो सके सरल भाषा का प्रयोग कीजिए, अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए जो स्वाभाविक हो, जो दिनचर्या में प्रयोग करते हो लोग। साहित्य का भी ध्यान रखना, ये सरल भाषा का भी ध्यान रखना है, साहित्य का भी ध्यान रखना, तो दोनों के मध्य में होकर गुजरना चाहिए, ये कहने का आशा है। उसके उपरांत अनुवाद मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। जैसे आप प्रधानमंत्री के समक्ष एक देखे होंगे, एक महिला पात्र रहती हैं जो हमेशा जब विदेश भ्रमण करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो एक रहती हैं जो अनुवादक के रूप में चलती हैं। वो आप देखे होंगे, हमेशा वो ज्यादातर उनको देखने को मिल जाता है। बराबर, तो मौखिक रूप में तुरंत अनुवाद करते हैं। उसके उपरांत हम बात करते हैं भाषा विज्ञान तथा अनुवाद का। इसके अनुवाद का हम तात्पर्य पढ़ रहे थे, क्या है अनुवाद का तात्पर्य, क्या अर्थ है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे भाषा विज्ञान तथा अनुवाद के बारे में, संदर्भ में रखेंगे। भाषिक प्रक्रिया के नाते अनुवाद का भाषा ही नहीं अपितु भाषा विज्ञान से भी गहरा संबंध रखता है। भाषा की ध्वनि, यानी भाषा के अंतर्गत ध्वनियों का उच्चारण की जो बात करते हैं, जिस तरह हम उच्चारण करते हैं, उसके उपरांत शब्द, रूप, वाक्य अनेक प्रकार से, अनेक तरह से होते हैं, लेकिन जो मिलकर एक सुगठित
संकल्पना प्रस्तुत करे आपके समक्ष, या विविध स्तरों पर अध्ययन करते हैं आप, तो आप पाते हैं कि हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पा रहे हैं। भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान, यानी कि भाषा का वैज्ञानिक वो रूप जो आप पूर्ण रूप से उच्चारण या उच्चित करते हैं, जो इससे पूर्व हमने अध्ययन किया है। उसके बाद देखते हैं कि आपके सामने जो भी शब्दों का चयन या अनेक प्रकार का वाक्य स्पष्ट होता है, वह सारे के सारे इसमें भाषा विज्ञान से होते हुए अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। और इसके अंतर्गत देखते हैं आप कि अनुवाद के क्रम, चाहे उसका स्तर हो या उसके प्रति सचेतना हो, उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। खासकर भाषा की जो अपनी विशिष्टता है, जैसे ध्वनियां, ध्वनि जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंतर्गत शब्द का भंडार होना, उसके उपरांत रूप व्यवस्था प्रदान करना, अब पदों के अंतर्गत लिंग का भी और वचन का भी, पुरुष का भी, कारक का भी, अवस्था का ध्यान रखना। अब क्रिया किस तरह से हलचल कर रहा है, क्रिया का भूमिका भी अनुवाद के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी ध्यान रखना है कि भाषा विज्ञान के होकर ही गुजरना है। उसके उपरांत अनुवाद में भाषांतरण के बावजूद अर्थ की रक्षा अपरिहार्य होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुवादक को स्रोत तथा लक्ष्य भाषा की प्रकृति, संरचना और विविध भाषिक तथा व्याकरणिक स्तरों, विभिन्न शैलियों तथा तमाम पक्षों से संबंध, अर्थ व्यंजना यानी व्यंजनाओं का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए एक अनुवादक के अंतर्गत। अनुवाद के अध्ययन की जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का विकास किया गया, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अनुवाद और ध्वनि विज्ञान, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे मूलभूत से ध्वनि भाषा के जो मूलभूत इकाई होती है, उनके अंतर्गत जैसे कि आप हिंदी में या अंग्रेजी में या अन्य भाषा के अंतर्गत आप देखते हैं कि V4 भी वह होता है, W4 भी वह होता है। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि दोनों अक्षर है, वह है हिंदी में, दोनों का अक्षर अंग्रेजी में अलग अलग प्रयोग किया गया। तो सूक्ष्म अंतर हिंदी में नहीं है, लेकिन उतना ही तरह के अनेक उदाहरण आपको ग्रंथ के माध्यम से मिलेगा। यानी ध्वनि, जिसमें हम मात्रा, बलाघात और ध्वनि गुणों और अक्षरों और स्वनिमों और ध्वनि गुच्छों और ध्वनिया के अंतर्गत आप अनुवाद और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पाते हैं। वहीं पर जब हम अगर बात करते हैं समान अनुवाद का, जिसके अंतर्गत आप मोटे तौर पर लेते हैं कि किसी व्यक्ति का, जैसे महादेश एशिया, अफ्रीका देश जैसे इटली, मालदीव, शहर जैसे लंदन, बैंकॉक या इत्यादि अन्य जगहों का नाम ले लीजिए आप, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये सारे श्रेणी क्या चीज में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में आ जाएंगे। लेकिन मूलतः बात यह होती है कि जो आम तौर पर इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? जैसे उदाहरण के लिए नाम, उदाहरण के लिए कोई भी नाम, यहाँ पे बहुत सारे हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, अपना नाम ले लीजिए। अपने नाम का उच्चारण जब आप करते हैं तो अलग अलग वर्णों का प्रयोग करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो आपका नाम हो
हूबहू वही नाम किसी और का ना हो, और किसी और का नाम है तो उच्चारण अन्य वर्णों के माध्यम से वो उच्चारण कर रहे हैं। हिंदी में हो सकता है कि हूबहू कर रहे हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में अगर बात करें हो सकता है, हमने कहा ये नहीं, कंफर्म नहीं, मैंने कहा कि हाँ होगा ही। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे आपके कंफ्यूजन मत होइएगा, दुविधा मत रखिएगा। बहरहाल इस स्तर पर कुछ तकनीकी परिभाषिक जैसे प्रचलित है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे विटामिन, रडार, ट्यूब इत्यादि। अब इन पे बात करते हैं कि लगभग इनमें कैसे लिखा जाए, सीधी सीधी सी बात, या ध्वनियों के लाभ के अनुसार, लिपि के अनुसार लिख दिया जाए। वह इतना सहज नहीं है जितना हम समझते हैं, जैसे व्यक्ति नाम में या अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व का। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो संभावनाएं बढ़ जाती है, या अनुवाद की जो हास्य पद जो भूले होने की संभावनाएं जो हैं वो रहती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत वाच में यानी व्यक्तिगत वाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आप इसको अलग नहीं कर सकते, इससे इतर होना पड़ेगा, यानी कि इसके अंतर्गत अनुवाद किया जा नहीं सकता। मूल रूप से ये बात हम कह सकते हैं। उसके उपरांत अंग्रेजी आदि भाषाओं में जब हम शब्द का अर्थ बनाते हैं, निर्धारण करते हैं, जिसमें बलाघात, जिसपे हमने कहा था कि जिसपे जिन शब्दों पे या जिन वर्णों पे हम बल डालते हैं, जोर डालते हैं, बलाघात होता है। उसके अंतर्गत देखते हैं तो पर जेंट उपसहार है लेकिन संज्ञा है। जी सर ये सुर लहर क्या होता है? आप फिर से कहिए। सर ये सुर लहर जो हम लोग के अनुवाद और ध्वनि विज्ञान के नीचे ही दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है, बालाघात और सुर लहर, ये सुर लहर क्या होता है सर? सुर लहर हाँ, ये 61 स्पष्ट तो पेज नंबर का 61 पेज नंबर का अपना जो आप 17.3.1 का अनुवाद और ध्वनि विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसी की दूसरी पंक्ति में है सर, सुर लहर। अच्छा इत्यादि अध्ययन हाँ, किया जाता है। जी सुर लहर के अंतर्गत जो हम गान जो हम शैली की बात करते हैं, जिसमें सुर लगाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहे, सुर लहर की बात हो रही है वहां पे, जिसके अंतर्गत तान की बात करते हैं हम, जो हम जब हम नदियां दोनों तरफ लबालब, जब हम आवाज हम इससे पूर्व भी बात किए थे, जब हम कभी कभी लयात्मकता में होते हैं, धारा प्रवाह हम जब चर्चा कर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं पे हमारा सुर बहुत तान चला जाता है, कहीं कहीं पे स्लो चला जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सुर लहर जब जी वो सुर लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो शैलीगत जो होता है उसमें बिखरावपन भी आता है, उसकी उसकी बातचीत है यहाँ। थैंक यू सर। ये लेकिन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग इसका मतलब निकलता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ इस संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे यही होगा। चलिए हम बात कर रहे थे उपसहार यानी संज्ञा की बात कर रहे थे। उसके बलाघात उपरांत बता दीजिए, बलाघात क्या है? ये व्याकरण के अंतर्गत आता है, बहरहाल कोई बात नहीं। बलाघात जिसे हम कहते हैं, बलाघात वो है जिसके अंतर्गत हम शब्दों पे यानी वर्णों पे ज्यादा जोर डालते हैं, उसे हम बलाघात कहते हैं। जैसे बलराम, राम, श्याम, किस पे बल पड़ रहा है? जो शब्दों पे जो एक वर्ण पर बल पड़ रहा हो। ये हम लोग स्टैंडर्ड 10th के अंतर्गत अध्ययन किया करते थे। आप व्याकरण अध्ययन करेंगे तो उसमें आप आराम से छोटा सा एक संक्षिप्त में दिया हुआ है, प्रारूप में आप देखें मिल जाएगा। बलाघात वही होता है। जैसे उदाहरण एक हमने भी दिया था, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और समय लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि नदी पर घर, तो नदी पर घर है मेरा, तो नदी पर घर हो सकता है क्या?
नदी किनारे घर हो सकता है। या फिर अन्य उदाहरण है, ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आपको दुविधा में रखें। आप दुविधा को जब तक सुलझाएंगे तब तक बलाघाट आपको समझ में आ जाएगा। नदी पर, नदी किनारे, गंगा किनारे मेरा घर है, गंगा किनारे कर दिया, स्पष्ट हो गया। नदी, गंगा पर घर है मेरा, गंगा पर घर, तो गंगा पर घर हो सकता है क्या? संभव नहीं है। तो इस पे आप बल देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक सरल उदाहरण जो हम लोगों ने सीखा था 10वीं कक्षा के अंतर्गत। धन्यवाद। जी। अनुवाद के बाद उपरांत हम बात कर रहे थे, हाँ, अनुवाद और शब्द विज्ञान की बात करते हैं। अनुवाद और शब्द विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा की ध्वनियों के सार्थक समुच्चय शब्द कहलाते हैं। भाषा का लक्ष्य अर्थ का संप्रेषण और अर्थ का वहन शब्द ही करते हैं। अनुवाद को भी मूलतः एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों का दूसरी भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा प्रतिस्थापन माना गया है। शब्द विज्ञान क्या है? इस विज्ञान के अंतर्गत शब्दों को परिभाषित करके विभिन्न आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। किसी शब्द का इतिहास या ऐतिहासिक स्रोत क्या है, उसका प्रयोग संदर्भ क्या है, उसका प्रयोग अविधा में हो रहा है या लक्षणा या व्यंजना में उसकी व्याकरणिक कोटि क्या है, उसका प्रयोग किस विधा के अंतर्गत हो रहा है, ये सब बातें उसके अर्थ को निर्धारित करती है। अनुवाद के लिए शब्द के सटीक और सटीक अर्थ की जानकारी जरूरी है और इस जानकारी के लिए शब्द वैज्ञानिक विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि ज्ञान अपरिहार्य है। कुछ इस प्रकार है कि जैसे कर्म, ऐतिहासिक दृष्टि से इस ध्वनि समूह के दो स्रोत हैं, स्रोत और अर्थ। स्रोत के अंतर्गत कर्म है जिसमें तद्भव संस्कृत कर्म लिया गया है, दूसरा है अरबी। उसके बाद अर्थ के अंदर भाग्य और काम, कृपा, मेहरबानी। इस तरह आप देखते हैं कि आपका जो वाक्य है, यानी कि जो आपका आपका कर्म है, आपका भाग्य है, वाक्य का अर्थ क्या लगाएंगे आप? आपका भाग्य है, आपकी कृपा है। यानी कि जब हम कृपया किससे मिलते हैं कि क्या हाल चाल है, तो कहते हैं कि हाँ बस आप लोग का दया दृष्टि है, तो भाग्य है, ठीक है, चल रहा है। स्रोत क्या है, अर्थ क्या उसका है, इसको समझिएगा। ऐतिहासिक को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं ऐतिहासिक। इस तरह से ध्वनि समूह के जो दो स्रोत है कि हाँ आपका भाग, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते आपका भाग्य क्या है। हाँ ये क्या, हाँ ठीक है, मेहरबानी, कृपा है, तो हाँ भाई आपका भाग्य है, जो भी अच्छा है बुरा है, जो भी जैसा भी है आपका भाग्य है, इसका ध्यान रखिए। हाँ आपकी कृपा है, कैसे, हाँ चल रहा है, आपकी कृपा है, अनुमान हम लोग कहते हैं। बहरहाल यानी कि स्पष्ट हो जाता है इससे कि केवल शब्दार्थ समझ लेना काफी नहीं होता है। शब्द के अर्थ को पूरी तरह से समझने के लिए हर तरह के संदर्भ की जानकारी बहुत आवश्यक है। कई बार अनेक शब्द एक सा ही अर्थ देते हैं किंतु उनके संदर्भ भिन्न होते हैं। हिंदी क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक स्थितियों से पति के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे स्वामी इत्यादि आप जानते होंगे। अलग अलग शब्द में जिससे ये शब्द दिया गया है, एक भतार, मर्द, आदमी, तो ये शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, इसको आपको खगालना पड़ेगा। यानी कि भोजपुरी में कहा गया है मर्द, भतार इत्यादि। आदमी जो है अन्य शब्दों में कोई भी, हाँ ये मेरा आदमी है, देसी शब्दों का प्रयोग। पति नॉर्मल हम लोग प्रयोग करते हैं, समान शहरी में भी या कस्बा जगह पे भी। आजकल तो बहुत शॉर्ट फॉर्म हो गया। बहरहाल तो इस तरह से आप देखते हैं। जाहिर है कि अंग्रेजी में इसका अलग अलग, हस्बैंड जैसे कि हमने बताया, अलग अलग ध्वनिया में अलग अलग संप्रेषित किया जाता है।
अब मुख्य तौर पर इसमें यह इसके अतिरिक्त अर्थ देता है, जैसे जानने में शब्द जैसे विज्ञान के साथ अर्थ विज्ञान और समाज भाषा विज्ञान भी सहायक होता है। जब हम अर्थ का प्रयोग करते हैं तो उसमें अर्थ का जब विस्तार होने लगता है तो उसमें समाज भी आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हस्बैंड या आदमी या पति, एक समाज भी शामिल हो रहा है, इसलिए सामाजिक भाषा विज्ञान भी इसमें सहायता प्रदान करता है आपको, क्योंकि वह जो भाषा उत्पन्न होके आया या उच्चारण होके शब्द जो वर्ण से मिलकर जो शब्द बना, वो कहाँ से मिलकर बना? समाज से मिलकर बना। बहरहाल परिभाषिक शब्दों के अनुवाद में भी शब्द विज्ञान की जानकारी से सहायता मिलती है कि विशिष्ट शास्त्रों, विज्ञानों, व्यवहार क्षेत्रों आदि की जो विशिष्ट संकल्पनाओं के लिए परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, जो सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते। जैसे सध्वनि यानी भाषा विज्ञान, दशमलव यानी गणित, अचित्य भेदाभेद यानी दर्शन। अब देखिए ये जो भाषा का प्रयोग किया गया यहाँ पे, कितना क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर अमूमन देखें तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि दशमलव, ये तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्वध्वनि का मतलब क्या होगा, कोई बता सकते हैं? स्वध्वनि भाषा विज्ञान तो हमने कहा, लेकिन इससे पूर्व अचित्य भेदाभेद, अब दर्शन की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा सर, हम लोग नहीं बता पाएंगे लग रहा है। इसका अर्थ ये हो, दर्शन की बात करें यानी कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया। ये नेटवर्क इश्यू है, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा, हमारे यहाँ नेटवर्क का समस्या है थोड़ा सा। बहरहाल इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अचित्य भेदाभेद यानी कि दर्शन की बात कर रहे हैं। तब दर्शन की बात की, यानी कि जो प्रयुक्त बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं आमतौर पर। अगर हमने कहा दशमलव, अमूमन जो अध्ययनरत विद्यार्थी है आज के संदर्भ में, वो हिंदी इतना नहीं समझ पाएगा। हाँ मैथ कह दीजिए, हाँ सर हाँ मैथ, अच्छा गणित की बात कर रहे हैं, हिंदी जानता होगा, जानते ही होंगे अमूमन। लेकिन दशमलव, हाँ दशमलव जो हिंदी से अध्ययन किया हुआ विद्यार्थी ही अमूमन, या शोधार्थी या जो है वही समझ पा रहे हैं। शुद्ध हिंदियां अधिकांशतः हमें अपने आप को कष्ट साबित करती है कभी कभी। बहरहाल उसके उपरांत कई बार जब हम इसके प्रति शब्द की बात करते हैं, उपलब्ध होते हुए भी, जहां पे वो उपलब्ध नहीं होते वहां पे अनुवादक को हम स्वयं प्रयुक्त प्रति शब्द गढ़ने या पढ़ते हैं, यानी खुद शब्द बनाना पड़ता है अनुवाद के रूप में। जैसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन शब्द विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शब्दावली आयोग जो हमने कहा था इससे पूर्व कक्षाओं के अंतर्गत, तो शब्द निर्माण किया जाता है, आए दिन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आई, जैसे मेट्रो ट्रेन आई, एक नया शब्द इजाद हुआ मेट्रो, उस तरह से। बहरहाल किसी भाषा के शब्द भंडार में बोलियों के शब्द भी शामिल रहते हैं। अनुवादक को उनकी जानकारी तो रहती ही चाहिए, इस बात का विवेक यानी ज्ञान भी होना चाहिए कि शुद्ध भाषा की ऐसी शब्दावली का लाभ यानी कि किस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाए। यानी कि एक अनुवादक को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि जो हमने आदमी का प्रयोग किया हस्बैंड के लिए,
वो शब्द अन्य भाषा में उसका अर्थ कहीं अर्थ का अनर्थ न हो, इसका भी ध्यान एक अनुवादक को रखना पड़ेगा। या संध्वनि का जो अगर मान लीजिए कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ न हो, इसका भी ध्यान हमें अनुवादक को रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि हिंदी में अगर मान लिया अंग्रेजी में एक भाषा का जैसे आपके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग यू, तुम के लिए भी यू, बड़ों के लिए भी यू, छोटों के लिए भी यू, इस तरह से। लेकिन बड़ों में हम लोग में हिंदी में क्या है कि बड़ों के लिए आपका संबोधन करते हैं और छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अमूमन इस रूप में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हिंदी में भी आप एक वर्ण, एक नुक्सा, एक अर्ध विराम अगर हट जाता है, एक वर्ण इधर से उधर हो जाता है, एक मात्रा इधर से इधर हो जाती है, तो आप देखेंगे कि अर्थ का अनर्थ तुरंत हो जाएगा। बहरहाल उसके उपरांत हम बात करेंगे अनुवाद और रूप विज्ञान के अंतर्गत। रूप विज्ञान आप समझ पा रहे हो कि रूपों का विज्ञान यानी कि जो हम देख रहे हैं, रूप रचना, जो शब्दों की बनावट, शब्दों के लेखन। रूप रचना का मतलब मैं नहीं जो देख रहे हैं एक दूसरे को, वो रूप रचना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रूप रचना का ऐसा है शब्दों को, शब्दों से रूबरू होना, कौन सा शब्द कहाँ पे चयन करना, इसका भी ध्यान बहरहाल अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। यानी कि रूप विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा की रूप रचना का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। रूप रचना संबंधी नियम का आंकलन तथा निर्धारण भी इसी के अंतर्गत होता है। रूप रचना के नियम चूंकि तमाम व्याकरणिक कोटियों पर लागू होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। संज्ञा तथा सर्वनाम के कारकीय रूपों की रचना, संज्ञा, सर्वनाम तथा कुछ भाषाओं में विश्लेषण और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष आदि का बोधन, कृदंतों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की योग से शब्दों की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन, समास रचना इत्यादि सभी क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन रूप विज्ञान के क्षेत्र में आता है। यानी रूप से देखेंगे कि अगर हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग हमारे यहाँ दो ही है, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है। इंग्लिश में भी वही है, लेकिन दो ही रूप है। लेकिन संस्कृत भाषा में तीन रूप आ जाता है, ये अमूमन आप सब जानते होंगे। उसके उपरांत हम बात करते हैं, ये इसकी परिभाषा है, कुछ देख लीजिएगा। जो हम अमूमन लिंग की जब बात करते हैं या फिर कृदंत की बात करते हैं जो सिद्ध करती है, उसे उस रूप में तो देख लीजिएगा। उसके उपरांत हम अनुवाद और वाक्य विज्ञान की बात करते हैं। वाक्य मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वाक्य रचना क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य अर्थ संप्रेषण की वह इकाई है जिसकी रचना रूपबद्ध शब्दों के संयोजन से होती है, जिसके अंतर्गत समान रूप से भाषा विशेष के संदर्भ में वाक्य रचना, इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। वाक्य विज्ञान की जानकारी भाषा के सही स्वरूप मतलब उसकी जो लेखन पद्धतियां, शैलियां इत्यादि, जो शब्द वर्ण इत्यादि जो आप लेखन कर रहे हैं, किया जाता है। वाक्य विज्ञान की जानकारी भाषा के सही स्वरूप को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थों के संप्रेषण के लिए भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार की वाक्य रचनाओं का प्रयोग उच्चारण को देखने और करने में किया जाता है।
जैसे मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। महिलाएं साक्षर हैं। अब ये दोनों उदाहरण जो हमने लिया, महिलाएं चाहे वह असाक्षर हो, साक्षर हो, पुरुष की अपेक्षा ज्यादा शीतलतापन देते हैं। ये हम कतई नहीं कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सपोर्ट करें, पुरुषों को नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक पुरुष हूं, लेकिन नरेंद्र जी के अनुसार कहते हैं कि जिस स्त्री में, या कुछ रचनाकार के अनुसार जो लेखक हैं, कि जिस स्त्री के अंतर्गत पुरुष का गुण आ जाए तो उस घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये अपनी भाषा में बात कर रहा हूं। और जिस स्त्री के अंतर्गत पुरुष का गुण आ जाए उस घर का सत्यानाश हो जाए, और जिस पुरुष में महिला का गुण आ जाए, आप समझ पा रहे हैं। इसको मतलब कहने का आशय है कि पुरुष जो है जितना क्षणिक उतावलापन, लेकिन महिलाएं वहीं पे चांद की तरह शीतलता है। इसलिए का उदाहरण हमने कहा, महिलाएं सोचने समझने की जो शक्तियां होती है पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। बहरहाल इसलिए प्रयोग किया क्योंकि आप अनुवाद और वाक्य विज्ञान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपके टेक्स्ट बुक के अंतर्गत दिया गया है, राम ने फूलदान तोड़ दिया, राम से फूलदान टूट गया। अब तोड़ दिया और टूट गया, दोनों का अर्थ अगर निकाले तो आप देख लीजिएगा इसका नॉर्मल है। यहाँ कारण क्या है कि कर्म और कर्ता दोनों अलग अलग, क्योंकि कर्म क्या है, फूलदान है, क्रिया क्या है, टूट गया। क्रिया क्या कर रहा है, राम करता है। लेकिन दोनों वाक्यों की जो संरचना है अलग अलग अर्थों में अंतर आ गया। जैसे वाक्य का एक क के अंतर्गत जो क्रिया कर्ता के स्वेच्छा संचालित कर रहा है, लेकिन अर्थात राम ने अपनी इच्छा से जानबूझकर, लेकिन एक दूसरा वाक्य में क्या कर रहा, टूट गया, मतलब गलती से टूट गया। दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा उसका अर्थ क्या कहना चाह रहा है। राम ने फूलदान तोड़ दिया, राम से फूलदान टूट गया, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। लास्ट का दो शब्द का बात है, लेकिन नहीं, उसका अर्थ अलग है। एक गलती से टूटा, अब एक जानबूझकर तोड़ा, दोनों में बहुत अंतर है। एक जानबूझकर गलत कार्य करना, एक गलती से गलती हो जाना, दोनों में अंतर आ जाता है। बहरहाल इसके उपरांत आगे इसमें देख लीजिएगा कुछ, इसमें जो एक उदाहरण के समक्ष हम आपको समझाना चाह रहे थे, शायद आप वो समझ पा गए होंगे। उसके उपरांत बात करेंगे अनुवाद और अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। भाषा का कार्य अर्थ का संप्रेषण है, जिसके अंतर्गत अर्थ विज्ञान में भाषा के अर्थ पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सीधा सीधा अर्थ या कोशार्थ अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है, किंतु लक्षणा या व्यंजना के अंतर्गत शब्द कोशार्थ से अतिरिक्त अर्थ भी देते हैं। मान लीजिए कि जब हम चर्चा के दौरान कहीं बाहर घूमने गए हों, अब परिचय देते हुए कहे कि देखो वह एक पहाड़ है, कितना यह सुंदर मनोरम दृश्य है, बहुत ही यह सुनहरा पल है हमारे लिए, हमने उदाहरण दे दिया, तो कोशीय अर्थ क्या लेंगे आप इसका? या हम रास्ते में जाते समय एक बच्चे को खेलते हुए देख रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या लेंगे?
तो इस प्रकार एक उदाहरण ले रहे हैं कि वह गाय है, तो गाय का कुछ ही अर्थ ले रहे हैं, लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, संदर्भ लेते हैं, तो गाय यानी कि किसी लड़की के रूप में ले ले उदाहरण के लिए, ये हम लड़की के बोले वो गाय है, तो गाय का अर्थ क्या हुआ? जैसे एक बच्चा को हम बोलते हैं तुम गधे हो, सरल भाषा में कहे कि तुम गधे हो। अध्ययन करने के दौरान अन्यास कभी कभी निकल जाता है, तो क्या वो गधा हो जाता है? उसका तो अर्थ अर्थ किस रूप में लिया गया कि नहीं, वो उसका जो दिमाग है बहुत स्लो काम करता है। उसी तरह गाय का मतलब सीधा साधा है। गाय का एक उदाहरण हमारे यहाँ लिया गया सीधा साधा, कि हाँ सीधी साधा। जैसे हमने एक लड़की का बात किया तो सीधा साधा कि लड़की सीधी साधी है। सीधी साधी का शायद अन्यास कोई कार्य नहीं, अपना काम से काम, अपना जो काम है वही करना, उसके बाद अपना घर में चले जाना या अन्य जगहों पे जो भी अपना काम कर रहा है, इस रूप में। बहरहाल इसी प्रकार शब्दों के अर्थ या संदर्भ, प्रयोग, काल, स्रोत, लिंग, सह प्रयोग, बलाघात, अनुतान इत्यादि निर्धारित होते हैं। इसके अंतर्गत हम आगे विचार करेंगे कि जैसे विज्ञान केवल शब्द ही नहीं, पद, पदबंध, उपवाक, वाक, प्रयोक्ति, मुहावरों, कहावतों इत्यादि के स्तर पर भी अर्थ का अध्ययन विश्लेषण करता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक कालिक ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि ऐतिहासिक अर्थ विज्ञान के माध्यम से भी युगों में शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ तथा उसमें आए या उनमें आए बदलाव का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे संदर्भ में देख लेते हैं कि फायर, उदाहरण के लिए एक फायर ले लेते हैं, यहाँ पे आपके देख सकते हैं। फायर क्या है? भाग 1, भाग क्रिया 1, क्रिया 2। भाग के अंतर्गत क्या लिया गया? 3 भाग लिया गया फायर के अंतर्गत। जैसे भाग, भाग मतलब कहाँ भाग? तो कोई भाग पार्टिसिपेंट लेना क्या? नहीं, भाग मतलब भाग जा। फायर मतलब आग हो रहा है, एक दूसरा क्या हो रहा है? गोली चलाना, भाग जा। एक हो रहा है नौकरी से निकालना, भाग, फायर। एक शब्द है इंग्लिश में, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग रूप में, संज्ञा रूप में, क्रिया रूप में, क्रिया रूप में बदल जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, अलग अलग अर्थ हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण जब अनेकार्थी शब्दों के अर्थ भी केवल संदर्भ में लेते हैं, अनेकार्थी इसके अतिरिक्त भी, यानी कि शब्दों के जो प्रयोग है, अर्थ का निर्धारण जो है, सांस्कृतिक संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी हम कहते हैं कि जाने के स्थान पर आने का प्रयोग करते हैं, जिक्र करते हैं। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हाँ ठीक है, माता पिता को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके चले जाते हैं, बोलते हैं आ रहे हैं, ये नहीं करे जा रहे हैं। उसके उपरांत हम बात करते हैं इसका जिक्र, जैसे हिंदी में दुकान बंद करना या दिया बुझाना। तो दुकान बंद करना का मतलब क्या हुआ? दुकान मतलब परमानेंट बंद कर दिए? नहीं, दुकान बढ़ाना मतलब दुकान को आज के लिए हम शट डाउन कर दिए, कल पुनः खोलेंगे। दिया बढ़ाना यानी कि दिया बुझाना मतलब दिया बढ़ाना इत्यादि। इस प्रकार स्रोत के अंतर्गत देखेंगे, किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए स्रोत ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे अंग्रेजी में चेक को ले लें, एक रोकथाम चेक, या एक दूसरा, या फिर नियंत्रण। या अन्य शब्दों में ले तो बैंक के रूप में चेक, चेक का मतलब क्या हुआ? एक ब्लैंक चेक या फिर भरा हुआ चेक, लिखित चेक, जिसके अंतर्गत कुछ मुद्राएं, राशि लिखित हो, अंकित किया हो। इसी तरह चेक वर्तनी जो है अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लिया जा सकता है। नियंत्रण, नियंत्रण मतलब जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं यूजीसी नेट का या अन्य जगहों पर, तो आपको मूल्यांकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, या शिक्षक के द्वारा या शिक्षार्थी के द्वारा या फिर वहां के जो भी सहकर्मी या कार्यकर्ता होंगे या सदस्य होंगे, वहां का जो कर्मचारी होंगे, नियंत्रण करना, कक्षा का नियंत्रण करना इत्यादि इत्यादि। बैंक का चेक अलग हो गया, चेक रोकथाम जो डॉक्टर चेक करता है। बहरहाल सह प्रयोग के अंतर्गत देखते हैं एक उदाहरण,
कि शब्द का अर्थ निर्धारित होता है। निर्धारित मतलब हाँ वही एकदम निर्धारित करना, जैसे भोजन करना, ये क्रिया का प्रयोग हो रहा है। खाना यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि खाना ही है, उसका और कुछ नहीं मतलब है। भोजन मतलब खाना, उसके यानी सह प्रयोग। इसका ध्यान रखिएगा, सह प्रयोग अलग, स्रोत अलग। और मुहावरे के अंतर्गत देखेंगे कि मुहावरा में हम अलग अलग रूप में अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे मुहावरे में अधिकांशतः हिंदी में कहा जाता है 9 2 11 हो जाना या होना, यानी कि क्या हुआ, भाग जाना। लेकिन शब्दार्थ के आधार पर हम बात करते हैं, उसके उपयोग में हम प्रयोग करते हैं। जैसे गजानन एक शब्द है, गजानन क्या है, एक शॉप का भी नाम है। एक गजानन हाथी के मुख वाला को भी कहते हैं, और या फिर गणेश जी को भी कहते हैं। तो इसका मुहावरे रूप में प्रयोग करते हैं, अलग अलग रूप में, मुख वाला अलग। उसके उपरांत हम बात करते हैं अनुवाद और शैली विज्ञान के अंतर्गत। शैली का संबंध मूलतः भाषा से है, अतः भाषा का हर स्तर इसके निर्धारण में सहायक हो सकता है। संदर्भ के अनुसार विशेष संदर्भों में विशेष ध्वनियों, शब्दों, रूपों या वाक्य विन्यास का प्रयोग, यहाँ तक कि लिपि की विचित्राएं भी कथ्य की प्रस्तुति की शैली को रूप दे सकती है। किसी भी रचना की शैली रचनाकार के व्यक्तित्व, विचारधारा और प्रकृति का परिचय देती ही है। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण देते हैं। आप साहित्य के अनेक रचनाकारों से रूबरू हुए होंगे अभी तक, और उसमें आपने देखा होगा कि हर एक रचनाकार का जो शैली है, जो सम्मुख है, वाचन है, लेखन है, शब्दों का चयन है, वो अलग अलग और अलग अलग विचारधारों से ओतप्रोत हैं। प्रेमचंद भी इस विचारधाराओं से अछूते नहीं रह गए। प्रेमचंद भी इस जो विचारधाराएं हैं उससे रूबरू हुए और फिर निकले, फिर गांधीवादी विचारधारा से मिले, फिर उसके बाद अलग अलग समय में वो चलते बढ़े। अलग अलग समय में एक ऐसी रचनाकार है, रचना है उनकी, इसमें कि 3 4 विचारधाराओं को एक कथा, ये एक उपन्यास में दिखाने का प्रयत्न किए। और इस प्रकार जैसे आप रेणु साहब को ले लीजिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी को, उनकी रचनाओं में आप देखेंगे, और खासकर मैला आंचल जो है, मैला आंचल, आंचल के अंतर्गत आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी ऐसी शब्दों का चयन किए हैं कि जो आपको कतई समझ में नहीं आएगा, जो खासकर जो भोजपुरी नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि पूर्ण रूप से भोजपुरी का समावेश किए, शब्दों का, देशज शब्दों का प्रयोग किए। या उनकी कथा जो है, पंच लाइट वगैरह कथा जो है, उनकी देशज कथाएं जो हैं, वो आपको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से देशज का प्रयोग किए हैं। वहीं पे बाबा नागार्जुन को पढ़ेंगे आप तो उसमें देशी शब्दों का चयन मिलेगा। तो इस तरह से रचनाकारों को जो आप अध्ययन करते हैं, देशज शब्दों से किस तरह से आप परिचित हैं और उसका अर्थ किस तरह से ले रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शैलीगत और विचारधारा अलग अलग रूप में, अलग अलग समय में रचनाकार अलग अलग समय में लेखन का कार्य करते हैं, और विचारधाराओं को, जिस विचारधारा को अपनाए हैं उस विचारधारा की रचनाएं उसमें दिखाई देगी। जैसे निराला साहब को देख लीजिए, सुन में गुलाब, तूने खून चूसा है खाद का,
अब देखिए कितना एकदम कड़क भाषा में बात कर रहे हैं निराला। ऐसे भी वो कभी कभी विद्रोह हो जाते थे। एक उनकी संस्मरण है, आप देखेंगे अध्ययन करेंगे तो उसके दौरान मिलेगा कि पूछते हैं उनके जो सहकर्मी होते हैं, कहते हैं कि निराला साहब हैं, तो साफ साफ कहते हैं निराला इज डेड, निराला मर गया। इस तरह से आप शैली यानी कि जो विचारधारा है, व्यक्तिगत विचारधारा, आपको सभी रचनाकारों के समय मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो विचारधारा और प्रकृति का जो परिचय है या देती है, तथ्य को स्पष्ट करने में भी सहायक होती है। उदाहरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है, उपन्यास ध्यान रखिएगा शैली में, उपन्यास मैला आंचल को लीजिए। मैला आंचल में आंचलिक जो भाषा का प्रयोग किया गया, यानी बोलचाल के तर्ज, टूटे बिखरे वाक्य, विशिष्ट अभिव्यक्तियां सब मिलकर कुछ इस प्रकार, गद्य, वर्णात्मक इत्यादि। इसमें आप पाते हैं कि घटनाओं का सामान्य सूत्र भले ही मिल जाए, किंतु उसका संपूर्ण श्लिष्ट प्रभाव नहीं आ पाएगा। प्रेमचंद की रचनाओं का अनुवाद यदि लच्छेदार अलंकृत गद्य में किया जाता है तो न केवल लेखक की शैली की सादगी खंडित होगी, बल्कि इस शैली से अभिहित कत्य भी खंडित हो जाएगा। इस लाइन को, इस पैराग्राफ को आप अगर ध्यान से अध्ययन कर लें तो अनुवाद और शैली विज्ञान आपका क्लियर हो जाएगा। उसके उपरांत शैली विभेद केवल साहित्य में ही नहीं, अन्य प्रसंगों में भी होता है। जैसे उदाहरण आपको हमने प्रेमचंद और ये रेणु साहब के बारे में दिया, उसी तरह जब हम प्रयोग करते हैं तो अन्य प्रसंगों में या सामान्य बोलचाल में या सरकारी कार्यों में या सरकारी दफ्तर में। जी सर, शैली का मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि शैली हर कवि की, हर रचनाकार की अपनी अपनी होती है, जी। और क्या मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग भी होता है, ऐसा भी क्या? देखिए, इसमें अलग अलग संदर्भों में अलग अलग बात को रखा जा सकता है। जब हम दो रचनाकार की बात करते हैं, खासकर यहाँ पे हम आप पुस्तक के अनुसार ही बात कर लेते हैं, मैला आंचल यानी रेणु साहब का और प्रेमचंद का उदान के जी। लेखक जो है या रचनाकार है। जी। रेणु साहब की जो रचना है, उनका शैली लिखने की जो प्रक्रियाएं हैं, शब्दों का जो चयन है, आप देखेंगे देशज शब्दों का प्रयोग किए। अब देशज शब्द अगर आपको भली भांति रूबरू नहीं है, उससे परिचित नहीं है, तो उनका जो लेखन शैली या पद्धति है, उस चीज को आप समझ पाएंगे क्या? समझने में कतई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कतई समझना बड़ा मुश्किल होगी। वहीं पे प्रेमचंद की बात करते हैं, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, अब उनकी रचनाओं में अगर हम खंडित या शैलीबद्ध करते हैं तो उनकी रचनाओं के जो सादापन है, जो एकदम सरलपन है, जो एक असाक्षर व्यक्ति भी या असाक्षर मनुष्य भी उनकी कथाओं को बड़ा सरल तरीके से समझ जाता है। कहानियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, समय दर समय प्रेमचंद ने किस प्रकार कथाएं लिखी। जैसे उनकी आरंभिक कथा की दौर की बात करें तो बड़े घर की बेटी है ना, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा इत्यादि कथाओं को आप अनुसरण करते हैं तो उस समय आप पाते हैं कि उनका लेखन शैली उस समय का दौर के साथ गुजर रहा था। यानी कि मनुष्य किस तरह से भाषा का चयन कर रहा है समाज में, वो इस तरह से वो चलते चले जा रहे थे, जिस तरह से नदियां लहरें उछाल मारती है। लेकिन
वहीं पे रेणु साहब की हम बात करें, उस समय का समाज परिपक्व नहीं था, अभी भी परिपक्व नहीं है कि भाषा, भोजपुरी भाषा सभी के मस्तिष्क में समझ में आ जाए। आज भी अगर आप मैला आंचल कई दफाओं आप अध्ययन कर लें, उसके बावजूद भी आपको दुविधाएं उत्पन्न करती है, मन में कौतूहल उत्पन्न होता है। तो उनका लेखन शैली, जैसे आपका लेखन शैली और हमारा लेखन शैली, या अन्य जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका लिखने का तरीका वो अलग अलग है, भाषा या शब्दों का चयन अलग अलग है। लेकिन अगर हम भाषाई रूप देते हैं, किताबी रूप देते हैं, तो हूबहू कहीं ना कहीं लिखते जरूर हैं, शब्द का कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता, सम्मिलित करता है। लेकिन जब आप अपने भाषा देते हैं तो वहां पे आपका इतर हो जाएगा, उनका इतर हो जाएगा, चाहे मौखिक में हो चाहे लिखित में हो। जी, ये साहित्य धन्यवाद। संदर्भ की बात कर रहे हैं जी, इससे साहित्य संदर्भ की बात कर रहे हैं। ये सर और शैली को लेकर जी थोड़ा कंफ्यूजन था सर, इसलिए नहीं क्लियर नहीं, कर। जी जी जी, हम इसी संदर्भ में जुड़े हुए हैं हम, है ना, कि कुछ धन्यवाद। कुछ बातों को इसमें संपूर्ण रूप से कहा जाए तो इसमें कक्षा के दौरान सिर्फ आपको जो मोटी मोटी जो कुछ खास बिंदु हैं उस पे ही हम बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा अभी अंतिम कक्षाओं के दौरान भी जो जी सर। खास है उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि समय कम है और जो सामग्री है वो काफी विशेष है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम कम समय में मैं आप लोग को बता पाए। धन्यवाद सर। बहरहाल जी, धन्यवाद। उसके उपरांत हम बात कर रहे हैं कि कामकाज यानी समान बोलचाल की जब हम बात करते हैं सरकारी दफ्तरों में या व्यापार संबंधी या ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि शैली भेद हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया, अभी पूछा सवाल, प्रश्न किया कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग, बिल्कुल, लेकिन साहित्य संदर्भ में अलग और अलग अलग संदर्भ में अलग। कारण क्या है कि जो लहजा हम बात करते हैं घर में हम अमूमन यह बात करते हैं, खाना ला दो, ये कर दो, ये कर दो, एकदम श्लिष्टता की तरह बात नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कार्यालय में बात करें तो हम ये नहीं कर सकते, इधर मतलब जो हम लोग घर में अमूमन बोलते हैं, ये इधर काम कर दो, यहाँ ये इस तरह से नहीं कर सकते प्रयोग। कारण क्योंकि एक अपनी भी गरिमा है, उस पद की गरिमा है, और वहां कार्यालय की भी एक गरिमा है। तो शैलीबद्ध हमें रहना पड़ेगा। कितना भी आप क्रोधित क्यों न हो, घरेलू कामों से आपका दिमाग उलझा हुआ क्यों न हो, लेकिन दफ्तर में अगर आप उस पद पर आसीन हैं तो उस पद की गरिमा और पद के गरिमा के साथ साथ आपकी भी गरिमा है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसी को हम शैली के अंतर्गत देखते हैं। या व्यापार क्षेत्र में भी करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं आप, और आपसे एक कस्टमर या एक ग्राहक बड़ा अभद्र तरीके से वार्तालाप कर रहा हो, तो आप उसको किस तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप उसको जिस चीज का आप वो पैसा दिया है या मुद्राएं दिया है, तो उससे इस वजह से वो क्रोधित है कि उसको वह सुविधाएं प्रदान नहीं किया गया जो आपके लिए, आप वहां पे उसके लिए कंपनी खड़ी किए हैं व्यापार के संदर्भ में, चाहे वो किसी उत्पाद के संदर्भ में। तो क्रोधित अगर होता है तो उस जगह पे कैसे अपने आप को संबोधित करते हैं, उसे भी खुश रख करना है, अपने आप को भी खुश रखना है। तो दूसरी बात है कि आपको मन में उस समय जो उत्पन्न अलग 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 ज्वलन उत्पन्न होंगे, ज्वालामुखी की तरह, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बावजूद भी आप मुस्कुराते हुए उसको प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे वही है कि व्यापार व्यवसाय के संदर्भ प्रसंगों में भी शैली का विविध प्रकार से, साहित्य से इतर या साहित्य में नहीं, साहित्य ही नहीं, साहित्य से इतर भी आपको इसका प्रयोग करना है। उसके उपरांत हम बात करते हैं शैली की विशिष्टता, इसके उपकरणों के अग्र प्रस्तुति, विलक्षण या सशक्ति इत्यादि विशेष संदर्भों में विभिन्न शैलियों के महत्व तथा उनसे संप्रेषित अर्थों का अध्ययन, विश्लेषण
शैली विज्ञान के अंतर्गत होता है। शैली का तमाम व्यापार भाषा से संबंध है और अनुवाद भी भाषिक प्रक्रिया ही है। अनुवाद का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जो कुछ भी अनुदित होता है उसकी अपनी शैली होती है। इसलिए अनुवादक को शैली विज्ञान के नियमों, प्रविधियों की समुचित जानकारी होनी चाहिए ताकि वो स्रोत भाषा की सामग्री के अर्थ को सही सही समझ सके और प्रयुक्त युक्तियों के माध्यम से उस अर्थ को लक्ष्य भाषा में यथासंभव पूर्ण रूप से संप्रेषित कर सके। इसका ध्यान आप शैली विज्ञान में करना पड़ेगा इसके लिए। उसके उपरांत हम बात करेंगे अब अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया जैसा कि हूबहू हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अमूमन इसमें समय न देते हुए थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। एक भाषा या समभाषा अनुवाद की स्थिति में एक भाषा को कथ्य को दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिस्थापित करने को ही हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद की प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सृजन या संरचना की अपेक्षा नहीं की जाती। संरचना मतलब जैसे कि जो मौलिक रचनाकार है उसको सृजन करना पड़ता है, लेकिन अनुवादक को सृजन नहीं करना पड़ता है। सिर्फ उसको भाषा का ज्ञान और उसको जो भाषा दिया गया है एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना रहता है, लेकिन उसको सृजन नहीं करना पड़ता है। उसके लिए सीमित है कि जो दिया गया उसी के अंतर्गत लिखा है, यानी कि अनुवाद करना है सिर्फ एक भाषा को दूसरी भाषा में। दूसरी बात हम आते हैं अब इकाई 18 के भाषा तुलना के अंतर्गत। इकाई 18 इसके अंतर्गत सिर्फ 2-3 पक्षों को हम देखते हैं, जिसमें भाषा तुलना का भाषा वैज्ञानिक पक्ष क्या, भाषा वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। भाषा तुलना का भाषा वैज्ञानिक पक्ष जो है, जब प्रश्न यह उठता है कि मानव सभी भाषाएं जो है मानव के लिए वो भाषाएं तुलनीय हैं क्या, प्रश्न यह उठता है। और भाषाओं की तुलना क्यों की जाती है, उससे हमें क्या लाभ है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो भाषा की तुलना में एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत दो संख्या निकली हैं, यानी कि सैद्धांतिक पक्ष का 2 शाखाएं निकली है। एक भाषा वैज्ञानिक तुलनात्मक शोध की खोज और दूसरा सार्वभौम व्याकरण। व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के क्षेत्र, अनुवाद, भाषा शिक्षण इत्यादि। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रयुक्त जो भाषा विज्ञान है, इससे पूर्व आपने अध्ययन किया भी है कि संस्कृत और लैटिन की क्रिया जो है, जब शब्द आदि की तुलना से आधुनिक भाषा विज्ञान का आविर्भाव हुआ, तो आधुनिक युग में चाहे बूमरफील्ड का व्यवहारवादी संरचनात्मक हो भाषा विज्ञान हो, चाहे वो चॉम्स्की का मनोवादी रूपांतरणापरक व्याकरणक हो, यानी व्याकरण हो, विभिन्न भाषाओं की संरचना के समान तत्वों के आधार पर ही भाषा विज्ञान की ढांचा खड़ा करते हैं। और वहां पे पूर्ववर्ती व्याकरण किसी एक भाषा के स्वरूप का विश्लेषण करते थे, लेकिन भाषा विज्ञान मानवों की सभी भाषाओं की सामान्य विशेषताओं के आधार पर उनके वर्ण विश्लेषण का एक सामान्य ढांचा उपस्थित करता है।
भाषाओं की तुलना के आधार पर तथ्य सामने आते हैं जिन्हें सिद्धांत में शामिल कर लिया जाता है, और इस तरह भाषाओं के तुलनात्मक शोध कार्य सिद्धांत निर्माण में योगदान करते हैं। दो भाषाओं की तुलना करना अपने में महत्वपूर्ण अनुसंधान का क्षेत्र है। अनुसंधान यानी रिसर्च, यानी खोजबीन। भाषा मनुष्य मात्र की विशेषता है। चास्की के संप्रदाय विद्वान मानते हैं कि भाषा मानव की जन्मजात वृत्ति है। अब जन्मजात वृत्ति से अध्याय है कि यादृच्छिक। जब हम बच्चा जन्म लेता है, जिस भाषा समूह के अंतर्गत तो लालन पालन, उसका भलन पोषण किया जाता है, वही भाषा मनुष्य या वो बच्चा सीखता है और बोलता है। यानी इसीलिए कहा जन्मजात वृत्ति है। और मानव मस्तिष्क का आंतरिक गुण है। इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि बाह्य संरचनात्मक अंतरों को छोड़कर मानवों की भाषाओं में गहरा शामिल होना चाहिए। और इन्हीं संदर्भ में आधुनिक भाषा वैज्ञानिक सार्वभौमिक व्याकरण की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार विचार और संप्रेषण का मूलभूत तंत्र एक है। केवल बाह्य भाषिक संरचना के तत्व कहीं कहीं भिन्न होते हैं। सार्वभौम व्याकरण के संदर्भ में कई कार्य हुए हैं और उनमें भाषाओं के सामान्य विशेषता का अवलोकन किया गया है या आंकलन किया गया है। कुछ इस प्रकार, जैसे सारी भाषाएं मूलतः उच्चरित है। इसमें स्वर और ध्वनियां हैं, यानी कि स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां। उसके उपरांत है ध्वनियों से यादृच्छिक शब्द निर्मित होते हैं। शब्दों से वाक्य की संरचना होती है। उसके उपरांत वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। सकर्मक वाक्य में कई क्रम मिलते हैं, जैसे कर्ता कर्म क्रिया, हिंदी के अंतर्गत कर्ता क्रिया कर्म, अंग्रेजी के अंतर्गत क्रिया कर्म कर्ता, अरबिक आदि के अंतर्गत। ये अलग अलग रूप में, अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में इसका कभी कर्ता, कभी कर्म, कभी क्रिया, अलग अलग भूमिका सब निभाने लगता है। कभी क्रिया ही भूमिका निभाता है, कभी कर्ता, कभी कर्म। इसका ध्यान, कभी उद्देश्य, कभी विधेय बन जाता है, कभी विधेय, कभी उद्देश्य बन जाता है। इसका ध्यान आपको रखना है। अब निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण का या वाक्यों का। उसके उपरांत निश्चयार्थ, प्रश्नार्थ, विषयर्थ इत्यादि वाक्य रूप सभी से मिलते हैं। इन रूपों के अंतः संबंध को उस भाषा के संदर्भ में रूपांतरण के नियमों से समझा जा सकता है, खासकर भाषा के तुलना के आधार पर। इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके रूप में आगे हम इकाई खंड के 3 के अंतर्गत, इकाई 19 के अंतर्गत हम बात करेंगे शैली विज्ञान पर। शैली विज्ञान का सर्वप्रथम शैली क्या है, हल्का सा चर्चा आप लोगों ने समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बातचीत रखेंगे इस पर। शैली विज्ञान क्या है? शैली विज्ञान मनुष्य का जो लेखन कौशलता है या लेखनशील जो प्राणी है, अलग अलग संदर्भों में, स्थितियों में, उद्देश्यों में भाषा का प्रयोग करता है। जब भाषा का प्रयोग करता है
तो विविध रूप से करता है, विविधता से करता है। विविधता से जब करता है तो विषमता काल विशेष या स्थान विशेष, समाज विशेष, व्यक्ति विशेष, विद्या विशेष या प्रयुक्ति विशेष इत्यादि ये कई कारण पाई जाती है। अब उस रूप में देखें तो काल विशेष से भाषा के विकास क्रम के जो विभिन्न चरण है उसमें आप देखते हैं कि भाषा के कई रूप मिलने आपको देखने को मिलता है, जिससे पुरानी हिंदी और आधुनिक हिंदी या छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि अलग अलग आप समय में आप देखेंगे अलग अलग रूप प्रयोग मिलते हैं। या बोलियों के अंतर्गत आप देखेंगे कि अलग समय में आज से 30 वर्ष पूर्व जो हम चयन करते थे शब्दों का, उसका अर्थ विस्तार हुआ। बोलियों में अलग स्तर पर अलग समय में विभिन्नता आई है। जैसे उदाहरण के लिए वाल्मीकि का जो रामायण है और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, दोनों का आप ये करें तो दोनों में अलग अलग कुछ विभिन्नताएं हैं। उसके उपरांत जब दक्षिण भारत का रामायण आप देखेंगे या अलग अलग जितने भारतवर्ष में अलग अलग रामायणों का जिक्र किया गया है उसमें देखेंगे तो उसमें अंतर है। जैसे साहित्य में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कालों में अलग अलग समयों में देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार। बहरहाल उसके उपरांत हम बात करते हैं कि स्थान विशेष में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर अलग अलग स्थानों पर, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली इत्यादि बोलियां देखी जा सकती हैं। समाज के स्तर पर अलग अलग स्तरों में, जैसे निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, अपर वर्ग यानी उच्च वर्ग, तीनों अलग अलग कैटेगरी है। और तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत, तीनों विभागों के अंतर्गत तीनों विभाजित किया गया है। लेकिन तीनों में देखने को मिलता है कि भाषाई गतिविधियां का जब आप उच्चारण करते हैं या बातचीत करते हैं तो जब आप अध्ययन अध्यापन के दौरान कक्षा में जब जाते हैं या पहुंचते हैं, सहकर्मी आपके बनते हैं, तो आपके शैली से बात करने के लहजा से आप समझ जाएंगे कि आपका किस वर्ग से आप हैं। बात करने की शैलियों से आपको पहचाना जा सकता है और खासकर शिक्षार्थीगण आपको भाप लेते हैं कि आप कैसे किस जगह से आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कर रहे, ये आपका भाषा विज्ञान के स्तर पर, शैली विज्ञान के स्तर पर यह आपको प्रस्तुत कर रहा है। जब आप बात करने का शैली निम्न वर्गों में देखिएगा अलग होगी। जैसे एक उदाहरण आपको सशक्त उदाहरण देते हैं, दलित साहित्य को उदाहरण पढ़ लीजिए, दलित साहित्य पढ़ लीजिए, आदिवासी साहित्य पढ़ लीजिए और एक मुख्य धारा का साहित्य जो आपको कहने को मिलता है, हम नहीं कह रहे कि कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कहने को मिलता है कि जो मुख्य धारा के साहित्य है जिसको लोगों ने कैटेगरी बाई कैटेगरी बांट दिया अपने आप में। लेकिन साहित्य तो साहित्य है जो समाज का आईना दिखा रहा है। हालांकि यह बड़ा बचकना लगता है, साहित्य समाज का आईना दिखा रहा है। ये जब बड़ी स्तरों पे आप चले जाते हैं, रिसर्च स्तर पे चले जाते हैं, तो समाज का जो दर्पण है यथार्थ रूप में, नग्न रूप में अगर देखा जाए तो इतर होगा, आपकी परिभाषा हूबहू परिवर्तित हो जाएगी। रामचंद्र शुक्ल को कहीं ना कहीं आप टटोलने लगते हैं। बहरहाल तो उस रूप में आप देखते हैं तो भाषाई गतिविधियां से निम्न वर्ग की भाषा, बोलचाल की भाषा, रहन सहन की भाषा, पहनावा की भाषा में अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भाषा में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आजकल पहनावा में आप कतई नहीं लगा सकते कि मध्य वर्गीय है या निम्न वर्गीय है या उच्च वर्गीय है, लेकिन उनकी भाषा शैली
उनका भाषा चयन या वाक्य विन्यास से आप अमूमन भाप लेते हैं कि इनका किस तरह सा वर्ग विन्यास है। बहरहाल ये शैली विज्ञान के अंतर्गत है। उसके उपरांत आप देखते हैं कि दो वर्ग आते हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित, जिसमें आप उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, जो आपको हमने बताया शैलियां दिखाई देती है। उसके उपरांत बात करते हैं व्यक्ति विशेष का। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत अगर हम भगत सिंह की बात करें, वहीं पे हम गांधी की बात करें, वहीं पे हम नेहरू की बात करें, वहीं पे हम साहित्यकारों जैसे निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि की बात करें, तो रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत भाषा आ गया हमारे संबंध में, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं संस्कृत लिस्ट भाषा आपको दिखलाई पड़ेगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल किस तरह से संस्कृत शब्दों का चयन किए, लेकिन वहीं पे आप देखिए प्रकरण से पढ़िएगा, उनकी भूमिकाओं का अध्ययन कीजिएगा तो आप सम्मुख पाइएगा। नगरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आप देखेंगे तो रामचंद्र की भाषा जो है बड़ा समझ से परे रहेगा आपके लिए। लेकिन वही रामचंद्र शुक्ल आज के जो कोई भी प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन आए दिन आपको दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा, प्रकाशन जो प्रकाशित हुआ है उनकी भाषा शैली, उनकी वाक्य विन्यास वही सरल हो गया है। क्यों हुआ ऐसा? ये कारण बहुत सारे। और वहीं पे हम पंत की बात करते हैं तो पंत की भाषा शैली या निराला की भाषा शैली या नेहरू की या गांधी की, तो अलग अलग व्यक्ति विशेष के रूप में देखेंगे तो भी भाषा शैली का अलग अलग समय में अलग अलग उनका निर्भर किया है, अलग अलग हो जाता है। उसके उपरांत बात करते हैं विशेष का, जैसे उपन्यास साहित्य के अंतर्गत, साहित्य में अन्य विधाएं, बहुत सारे विधाएं हैं जिसमें समाहित किया गया। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि, ये तीन अलग अलग रूप की विधाएं हैं। एक ही के मतलब साहित्य के अंतर्गत आते हैं लेकिन अलग अलग विधाएं हैं। अब देखेंगे दोनों में क्या शैली का अंतर आएगा। एक कहानी जो चल रहा है जिसके अंतर्गत अब एक उपन्यास जो है, कई पात्र आए, गौण हुए, फिर चले गए, उठे, फिर आए, फिर चले गए, लेकिन जो कुछ पात्र जो होते हैं जो शुरू से अंत तक बने रहते हैं, इससे चलते उतार चढ़ाव उनके जीवन में आता रहता है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो एक दूसरे के जीवन में भी वो दिनचर्या आता है, कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया हमारे जीवन में भी आता जाता रहता है। उसी तरह उपन्यास के अंतर्गत भी है। पात्र को कभी लेखक के अंतर्गत के दृष्टिकोण से देखे, समाज के दृष्टिकोण से देखे, तो पात्र को जैसा वह रचा बुना है या धागा की तरह सिया है, सिलाई किया है, बुनाई किया है, उसका उसके बाद कटाई करवाता है, यानी कि जो पात्र के माध्यम से सब कुछ करवा रहा है। तो शैलीबद्ध किस तरह से कभी पात्र को उग्र कर दे रहा है, कभी पात्र को सौम्य कर दे रहा है, कभी पात्र को शीतलता की तरह एकदम चांद की तरह झकोरे लगा रहा है, तो कभी परशुराम की तरह एकदम तांडव कर रहा है पात्र। ये शैलियों का और उनकी कलम का जादू है रचनाकार के हाथ में। सब कुछ यहाँ पे दिमाग का उपज है रचनाकार का। उपन्यास, नाटक और आपका कहानी। भीष्म साहनी के एक नाटक है, वो आप देखेंगे, कबीरा खड़ा बाजार में, बड़ा गजब का नाटक है। आप अध्ययन करने को मिलेगा आपको द्वितीय छमाही के अंतर्गत या तृतीय छमाही के अंतर्गत, या नहीं भी मिले तो अध्ययन कर लीजिए, साहित्य के विद्यार्थी हैं आप। तो उसमें देखेंगे कि क्या भाषा का समुचित किया गया है, उसमें भीष्म साहनी ने क्या किया। बहरहाल उसके उपरांत हम बात करते हैं, हाँ, ये कहानी के बारे में। कहानी के अंतर्गत आप देखेंगे कि बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ईदगाह कहानी पढ़ लीजिए, क्या गजब का कहानी लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। तो इस तरह से आप देखते हैं कि शैलीगत तरीके से एक बालक को 80 साल का करेक्टर निभाने पे मजबूर करते हैं। वो कलम का जादू ही है, लेखन का ही जादू है, उसको शैली ही कहेंगे। शैली क्या है?
और लेकर एक 80 साल की अमीना बुढ़िया जो रहती है, बेचारी वृद्ध महिला जो रहती हैं, उसको 5 साल के 3 साल के बच्चे की तरह फुट फुट के रोते हुए देखेंगे आप। उस शैली का ही प्रभाव है। बहरहाल इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उसके बाद विषय क्षेत्रों के अंतर्गत, कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत, जैसे भाषा भेद अर्थात कार्यालयीन यानी कि कार्यालय में, वाणिज्य के अंतर्गत, तकनीकी भाषा के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत शैलियां मिलती है अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार में, अन्य अन्य संदर्भ में। मनुष्य भाषा में जो भी विविधताएं पाई जाती हैं उन्हें भाषा की शैलियां कहा जाता है। आपका संदेह खत्म हो गया होगा जो आपने प्रश्न किए थे। उसके उपरांत हम आगे बात करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली। इसमें हम थोड़ा सा बात रखेंगे, कारण यह है कि समय का अभाव है हमारे पास। पश्चिमी में स्टाइल यानी कि स्टाइल लेखन की पद्धति की बात करें, लेखन की विशेषता के रूप में आया है। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टिलस से हुई है, जिसका अर्थ है लौह लेखनी। लौह लेखनी यानी प्राचीन रोमन काल में इस लौह लेखनी से मोम चढ़ी पत्तियों पर या कागजों पर लिखा जाता था, किंतु बाद में यह शब्द अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया। इसका प्रयोग लिखने की विशिष्ट शैली अथवा स्व की अभिव्यक्ति की रीति के रूप में होने लगा। धीरे धीरे इसकी संकल्पना का विस्तार हुआ। अब इसका प्रयोग साहित्येतर क्षेत्रों में अर्थात बोलने, चालने, खेलने, कूदने, लड़ने, भिड़ने, नाचने, गाने यानी अन्य कामों में, वेशभूषा में, जैसे हम लोग काम कर देते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, ये अलग अलग रूप में, वही तरह वेशभूषा आदि जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने लगा। इसकी व्यापकता का प्रमाण अंग्रेजी के केवल ऑक्सफोर्ड कोश में ही नहीं ही मिल जाता है। इसमें इसके उप मुख्य अर्थ दिए गए हैं, जिन्हें 28 संज्ञा के रूप में और 6 क्रिया के रूप में 70 अर्थ गौण दिए गए हैं। शैली शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टाइल शब्द के आधार पर हो रहा है, प्रायः अभिव्यक्ति की पद्धति या रीति का बोध कराती है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शैली का तार्किक विवेचन बहुत कम हुआ है। कक्षा के दौरान हम आपको बता सकते हैं, एमएचडी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको यह लिंक प्रोवाइड किया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। अभी कुछ आज जैसे अभी आज समाप्त हो जाएगी कक्षा एमएचडी 7 के अंतर्गत। उसके उपरांत एमएचडी 9 लगातार 7, 8, 9, 10 ये लगातार कक्षाएं चलेंगी 6 से 8 के बीच के अंतर्गत, जो कि कल से इसी कक्षाएं लगेगी। इसके अंतर्गत हम आपसे रूबरू कक्षा यानी एमएचडी 9 के तहत मिलेंगे। बहरहाल ये खेद प्रकट करता हूं, बीच में संदेश आ गया था, इस वजह से कहना पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसके अंतर्गत हम देखते हैं। सर मुझे ये भी पूछना था, ये लिंक कहाँ पर आता है? ये एक ग्रुप है, समूह बना हुआ है, समूह के अंतर्गत आप ये जो एमएचडी उसका नाम अमूमन एक मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, प्रतीक्षा कीजिएगा। एमए हिंदी एमएचडी इग्नू करके एक समूह जुड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत अगर आप जुड़ी हैं, नहीं तो फिर आप इसके माध्यम से नंबर आप किसी दोस्त से ले लीजिए, या यहाँ पे नंबर भी नंबर दे नहीं सकते, कारण यह है कि यहाँ पे शायद जुड़े होंगे टेक्निक जो है या जो तकनीकी सहायक होंगे,
तो वो आप नंबर दे दीजिए, वो जोड़ देंगे, ठीक है। बहरहाल या फिर आप नंबर नोट डाउन या संदेश के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कि हम संप्रेषित कर देंगे अगले पर्सन को, अगले व्यक्ति को, वो इसमें जोड़ देंगे आपको। बहरहाल चलिए हम बात को रखते हैं, समय कम है और थोड़ा इसमें समझाना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हम लोग। तो हम बात कर रहे थे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली का तार्किक विवेचन बहुत कम हुआ है। इस संदर्भ में देखते हैं तो जो उसकी विशेषताएं या गुण दोष है, इसका काफी चर्चा हुआ है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि काव्य भाषा का जो विवेचन करते हुए शैली का व्याख्या न, उसके 3 भेद बताएं: सहज, विचित्र और मिश्रित शैली। अरस्तु ने शैली की महत्ता पर चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है, उसके 2 गुण माने, ये उस रूप में, और होरेस ने शैली में विवेचन करते हुए विवेक रूप से शब्द योजना, स्पष्टता आदि गुणों को माना है। 18वीं शताब्दी के समय यानी उसके पूर्व शैली का प्रयोग जब कवि किया करते थे, तो शिक्षा जगत में जो उसके बारे में बात करते थे, तो बाद में शैली का विशेषण जो है काव्य के संदर्भ में होने लगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो काव्य में संवेदनशीलता के साथ साथ भाषा प्रयोग का समन्वय रहता था। अब कवि में भाषा में बहुत से ऐसे नए शब्द अथवा शब्दों को नए अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिसे अभिव्यंजना शक्ति होती है। तो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग समय में अलग अलग पाश्चात्य विद्वानों ने अपना अपना मत प्रदान किया है, वो देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। उसके उपरांत हम बात करते हैं इकाई 20 के अंतर्गत कोश विज्ञान। कोश विज्ञान क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, हल्का सा संक्षिप्त जानकारी देंगे। इसमें शब्दकोश के विभिन्न नाम है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, कारण यह है कि समय कम है। थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में कि कोश विज्ञान और शब्दार्थ विज्ञान के अंतर्गत कोश विज्ञान क्या है। भाषा का शब्दकोश एक संदर्भ ग्रंथ है, जिसमें भाषा का प्रयोक्ता शब्दों के संदर्भ में उनका अर्थ तथा प्रयोग, शब्द का उच्चारण, उसकी व्युत्पत्ति और विकास, यानी शब्द किस स्रोत से आया, काल क्रम में उससे क्या परिवर्तित हुए। अब यहाँ पे देखिए, हमने इससे पूर्व की ये में बताया था शैली विज्ञान के अंतर्गत हमने उदाहरण दिया था रामचंद्र शुक्ल का। तो रामचंद्र शुक्ल जी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जो कि भाषा या अध्ययन जो किए वो इतर भाषा में किए। मूलतः वो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी थे, लेकिन उनका लेखन अध्यापन जो भी रहा वो हिंदी जगत में किए। वो अच्छा खासा बहुत उनका अभी तक ऐसा जो साहित्य लिख कर चले गए, अभी तक पूर्ण रूप से कोई उनसे इतर या अलग कुछ नहीं कर पाया। रामचंद्र शुक्ल, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को, खासकर हिंदी के शोधार्थी विद्यार्थी शुद्धिगण से, कि रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण करना ही करना है। बहरहाल तो रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा है या जो उच्चारण है, शब्द चयन जो है, सुदृढ़ के रूप में किया गया है, पूर्ण रूप से प्रयुक्ता, यानी शब्दों का जो चयन किए हैं, अर्थ प्रयोग सुदृढ़ किए हैं, पूरा संपूर्ण। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं कि उसकी व्युत्पत्ति और विकास, यानी जो स्रोत आया, यानी कहां से आया, जिसके बारे में हमने आपको उदाहरण दिया कि रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत का भाषा का प्रयोग किया, तो उसका प्रयोग कहां से, कि व्याकरण किस विषय में लिया, किस काल क्रम में लिया। क्योंकि पहले के जो भी साहित्य संकलन किया गया, अलग अलग आप आरंभिक काल से देकर देखें तो रचनाकारों का एक होल लगा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए।
लेकिन क्या रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रम के आधार पर, भला ही आरंभिक काल को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य कालों को हम देखें तो अन्य कालों के आधार पर या समय के आधार पर शब्दों का चयन जिस तरह से किया, किसी ने उसका उनके उनके पास किसी का समाधान नहीं रहा, जो समाधान करके चले गए, और किसी अन्य रचनाकारों के या शोधार्थियों के समक्ष अभी नहीं हो पाया है। कारण क्या है? बहुत ही सुव्यवस्थित और सुदृढ़ संकल्पित होकर, एकत्रित होकर उन्होंने व्यवस्थित रूप से वह विस्तार का एक माध्यम बनाया। हाँ, अब दूसरी बात है कि उनकी रचनाओं पे अब संदेह हो रहा है। कारण क्या है? संदेह का मतलब ये नहीं कि मैं गलत ठहरा रहा हूं, संदेह का मतलब कि उन्होंने जो आज का जो जैसे अन्य मुख्य धारा से जो इतर है रचनाएं, उनको वह उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है, या यहां तक कि लग रहा है ऐसे अफवाह साहित्य में उड़ते रहता है, तो यहां तक लग रहा है कि जातीयता का इतिहास, यह कहना कथा कथित तौर होगा। कारण जातीय बोधन का आधार, कारण क्या है कि स्वाभाविक रूप से उनके जो जो दस्तावेज उस समय प्रमाणिक मिले होंगे उस आधार पर कहे होंगे। बहरहाल इस विवाद में हम ना पड़े तो बेहतर है। बहरहाल उसके उपरांत हम बात करते हैं कालक्रम के अनुसार शब्द से व्युत्पत्ति या व्युत्पत्तिपन, अन्य रूप शब्द से बने मुहावरे आदि शब्द की व्याकरणिक विशेषताएं, जैसे संज्ञा, क्रिया, शब्द वर्ग, उन वर्गों के संदर्भ में लिंग, वचन इत्यादि, रूप परिवर्तन, अर्थ की दृष्टि से शब्द के पर्याय विलोम, ये सारी जानकारियां प्राप्त करता है। उसे हम कोश विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सूचना कालबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की कला को हम कोश विज्ञान कहा जा सकता है। कोश विज्ञान विविध कोशों के संदर्भ में, यानी कि अच्छे कोश के निर्माण का ज्ञान देता है। अगर हो सके तो यहाँ पे एक रिकमेंड आप लोग को मैं कर रहा हूँ, एक सजेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास एक बार पुनः दोहराव कीजिए, वो भी रामचंद्र शुक्ल की जो नगरी परचानी, जो अभी इधर पुस्तक मिलेगी नहीं पुस्तकालयों पर, लेकिन हाँ ग्रंथ जहाँ पे पुस्तकालय है, जहाँ पे पौराणिक हो, नगरी परचानी का बड़ा पुराना होगा थोड़ा सा, लेकिन उसका शब्द चयन का उनका देखिएगा, लेखन का पद्धति देखिएगा, उनका जो लेखन शैली है वो देखिएगा, वो इतर होगा, आज की भाषा से इतर होगा, आज का लेखन शैली से इतर होगा, आज का रूप से इतर होगा। बहरहाल इसलिए कोश विज्ञान और शब्दार्थ ये आपका जो मुख्य खास था। और शब्दार्थ विज्ञान पे थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे आपसे। शब्दार्थ विज्ञान में शब्द के रूप में अर्थ का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भाषा किसी संपूर्ण राशि या समूह के भाषा का शब्द भंडार कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत शब्दों की संख्या अगिनित होती है। शब्द नाना प्रकार के होते हैं, जिसके प्रयोग, व्यवहार इत्यादि बड़ी विविधता होती है। इसलिए प्रायः यह समझा जा सकता है कि भाषा के शब्द में शब्दों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, वे विशृंखल और अव्यवस्थित होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं होती। थोड़ा सा भी ध्यान देने से पता चल जाएगा कि भाषा के शब्द विशृंखल नहीं होते, वे आपस में एक व्यवस्थापक रूप से संबंधित होते हैं। जब कोई आप रचना अध्ययन करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक आय, जैसे आपने अभी कुछ सवाल किया था, उस संदर्भ में एक शब्द आया था, तो शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो अलग अलग संदर्भों में रूप में अगर कहेंगे अलग अलग, जैसे सुर लहरी कहा था आपने, सुर लहर कहा था, तो भौतिक रूप में भी लिया जाता है, अलग अलग रूप में। तो इस रूप में देखेंगे तो इस तरह से, लेकिन एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं संबंधित है, तभी वहां पे उसका उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया है। उसके उपरांत हम बात करते हैं
कि प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता होती है, उसका एक अपना महत्व होता है। हर एक जैसे मनुष्यों का एक अपना महत्व होता है, कोई भी मनुष्य का एक अलग अलग गरिमा है, उसी तरह शब्द का भी एक अपनी सत्ता होती है, अपना अस्तित्व होता है। और इस दृष्टि से शब्द एक स्वतंत्र इकाई होता है। यह इकाई अन्य इकाइयों से अलग नहीं होती, बल्कि उनके साथ संयुक्त होती है। वह भाषिक व्यवस्था का एक अंग होती है। इसका प्रयोग या व्यवहार अन्य इकाइयों से संदर्भित होता है, जो कि शब्दों का यह पारस्परिक संदर्भ संबंध में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक रूपवाली संबंध और एक रेखीय या विन्यासात्मक संबंध। आप देख लीजिएगा। उसके उपरांत आपका एमएसडी 7 खंड क खंड ख खंड ग यानी तीनों का अलग अलग खंड के अंतर्गत हमने इकाई 1 से लेकर इकाई 20 तक आप लोग के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत किए। उसके उपरांत हम आज की कक्षा यहीं पे संपन्न करते हैं। अगर अगर आप लोग के कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, और समय बहुत ही कम है, जो भी जिज्ञासा है पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा से समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। चलिए, तो इसके उपरांत हम बात करते हैं कि कल से 6 से लेकर 8 के बीच में मिलेंगे, पुनः हम लोग जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी संख्याएं हो कक्षा या व्याख्यान लेने में और प्रस्तुत करने में उतना ही हमें आनंद आता है। और बहुत ही कम संख्या लेकिन बहुत ही शुद्धि आप लोग की श्रोता रहे, इसके लिए मैं साधुवाद आप सभी को देना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी को। कल हम मिलेंगे एमएसडी 9 के अंतर्गत 6 से 8 के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर प्रेम प्रकाश आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि कक्षाएं या कहाँ से लिंक प्राप्त होता है, तो ये काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे इग्नू के वेबसाइट पे भी उसका समय सारणी दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उससे भी आप जुड़ने के लिए माध्यम बना सकते हैं, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उसमें भी आपका लिंक प्रोवाइड किया जाता है। इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको मिलेगा। अलग अलग समय में अलग अलग कक्षाएं लगी हुई हैं। मुझे एक चीज पूछनी थी, कोई बता देगा क्या? ये व्हाट्सएप का बस एक ही ग्रुप है क्या ये? हेलो।
हेलो। बहुत ही कुत्ते लोग हैं।